सो फाइनली हमारे ब्लेंडर की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे उसका इंटरफेस और नेविगेशन। ठीक है, हम थोड़ा सा फैमिलियर होंगे उन सब चीज़ों से, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हम कोर्स के साथ ही जाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्प्लैश विंडो होती है एज़ यू नो, और ये लेफ़्ट में बहुत सारे वर्क स्पेस दिए हुए हैं, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX और वीडियो एडिटिंग। और राइट में जो हमारी रिसेंट ब्लेंडर की ओपन फाइल होती हैं वो आ जाती हैं। तो हम बेसिकली जनरली यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना वर्क स्पेस भी बताऊँगा, आप कैसे बना सकते हो कैसे नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये स्प्लैश स्क्रीन की साइड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो जनरल का होता है वर्क स्पेस, तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा जनरल वर्क स्पेस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं 3D का मतलब क्या होता है। ब्लेंडर एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 3D का मतलब क्या होता है, अगर वास्तविक मतलब रियलिटी में देखें तो 3D का मतलब होता है बेसिकली 3 डायमेंशंस, जिसका मतलब एक तरह से होता है अभी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ब्लेंडर में ये ऑब्जेक्ट है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यूनिवर्स में कितने भी ऑब्जेक्ट हैं मैथमेटिकली हम उनकी पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब हम मैथमेटिकली बता सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं। वो कैसे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स में आप अपनी लोकेशन शेयर करते हो, तो बेसिकली आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शेयर करते हो अपना। ठीक है, अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शेयर करते हो तो उस लोकेशन पे दूसरे इंसान को पता चलता है भी ये इस लोकेशन पे है। तो हम मैथमेटिकली अपने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन को दे रहे हैं। तो मैथमेटिकली हमारी लोकेशन जो है वो कोऑर्डिनेट्स पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ब्लेंडर में भी कुछ इस तरह ही होता है। हर चीज़ों के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लोकेशन होती है। जैसे गूगल मैप्स में लैट लॉन्ग होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं बेसिकली, लेकिन ब्लेंडर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, तो मैंने एक ये विकिपीडिया से एक इमेज मिली है मुझे, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिसीव रियलिटी जो है वो हमें दर्शाती है। बेसिकली जो एक्स एक्सिस है हमारी वो लेफ़्ट और राइट को बताती है, जो वाई एक्सिस है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बताती है, और जो जेड एक्सिस है वो अप और डाउन को बताती है। इस चीज़ में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप एक बार गूगल कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, तो अगर इस चीज़ में डीपली अगर नहीं जाना चाहते, अगर आपको ये चीज़ें और डीपली जाननी है तो आप कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अभी जो ब्लेंडर है हमारा, जो ये सारा एरिया है इसको हम 3D व्यू पोर्ट बोलते हैं। जो ये हमारा ये क्यूब और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है, जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे या बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन करेंगे, वो उसे हम 3D व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो हम ब्लेंडर में चीज़ें बनाते हैं वो 3D तो होती है, ठीक है, बट रेंडर तो 2D स्क्रीन पे होती है। रेंडर 2D स्क्रीन पे होती है, राइट। हमें दिखती तो 2D पे है ना, मतलब अब स्क्रीन से बाहर तो नहीं आ रही है 3D चीज़ें। तो होता क्या है, बेसिकली जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सिर्फ आपको एबिलिटी देते हैं डिजिटल 3D बनाने के लिए। डिजिटल 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो। बेसिकली वो क्या करते हैं, ये सारा मैथमेटिक्स का कमाल है। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स का कमाल है। तो होता क्या है, जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेंडर होते हैं हमारे 2D स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली हमें दिखाते कुछ इस तरह है कि हमें ऐसा 2D स्क्रीन पे भी हमें ऐसा विश्वास हो जाता है भी ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इस चीज़ में भी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आप प्रिंसिपल
ऑफ पर्सपेक्टिव सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ ओवरलेज में जाके मैं जेड एक्सिस को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट था, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स और सीन्स सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं 3D व्यू पोर्ट में। ठीक है, जो हमारे डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं 3D व्यू पोर्ट पे, जब हम नई ब्लेंडर की फ़ाइल बनाते हैं तो एक क्यूब, एक लाइट और एक कैमरा होता है, जो कि आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहे होंगे, कैमरा, क्यूब, लाइट। ये राइट साइड पे भी हम अभी आते हैं, पर पहले ये ख़त्म कर लें। ठीक है, जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है ब्लेंडर में, जो ये ब्लू लाइन जा रही है, और यहाँ पे आप चाहो तो गिज़्मो देख सकते हो, इसको गिज़्मो बोलते हैं, जो जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो होता क्या है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम गिज़्मो पे क्लिक किया, हम आ गए अपने फ्रंट व्यू पे। ठीक है, जो हमारा वाई एक्सिस पे था फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो हम अपने फॉरवर्ड व्यू पे आ गए। ठीक है, तो फॉरवर्ड व्यू पे आने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया जस्ट। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं इसके ऑपोजिट चला जाऊँगा, ये हमारा बैकवर्ड व्यू है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ऊपर और नीचे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये सेंटर पॉइंट है। जो ये आपको कर्सर दिख रहा है, ये 3D कर्सर होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन 3D कर्सर के ऊपर जा रही है तो ये Z है। ठीक है, जो इसके नीचे जा रही है वो -Z है। आप यहाँ पे देख सकते हो -Z, आपको ऐसे दिख जाएगा, -Z, पॉजिटिव Z। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट में जा रही है ये -X है, जो राइट में जा रही है वो +X है, मतलब X है। ठीक है, और जो ये पीछे की तरफ जा रही है वो Y है, और जो फ्रंट पे आ रही है फॉरवर्ड वे, वो हमारी -Y है। तो 3D का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है। ठीक है, तो 3D व्यू पोर्ट के अंदर अपने 3D ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ठीक है, अपने सीन्स में जो भी हमें रखना हो। बेसिकली सीन क्या होता है हमारे ब्लेंडर के अंदर, जो भी हम चीज़ें बनाते हैं वो हम उसे सीन बोलते हैं। ठीक है, जो हम सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्यूब बना दिया, या एक बॉल बना दी, कार बना दी, या पूरी एक मूवी बना दी, तो वो हमारे सीन्स हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्यूब और ये सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, और भी तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बोला था, तो कोऑर्डिनेट्स में अब मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखना चाहूँ तो मैं कैसे देखूँगा। ठीक है, मैं N दबाऊँगा अपने कीबोर्ड पे, यहाँ आपको नीचे जो भी मैं कीबोर्ड पे दबाऊँगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी कीबोर्ड पे बटन प्रेस करूँगा आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने N दबाया तो ये मेरा पॉप आउट पैनल आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लोकेशन है, रोटेशन है, स्केल है, डायमेंशंस है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लोकेशन को यहाँ से बढ़ाऊँगा, कम करूँगा, तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, और ये जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे 0 कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये रोटेशन का भी सेम ऐसे ही, अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये स्केल मतलब उसको स्केल करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट स्केल 1 होता है। ठीक है, अगर आप पॉप आउट पैनल N से नहीं ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पॉप आउट पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब पॉप आउट पैनल में सबसे फर्स्ट आइटम होती है ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। और डायमेंशन में बेसिकली इसका साइज़। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टूल में क्या आता है, जो हमारा करंट एक्टिव टूल होता है ना, बेसिकली जो हमारा करंट एक्टिव टूल है, फॉर एग्जांपल ये है। ये टूल्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये टूल्स के अलग अलग जो फीचर्स हैं, एक टूल के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, तो इसमें वो चीज़ें शिफ्ट करने के लिए, लेकिन हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पे जाके जो क्लिक करके कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, सिंपल इसी बात है। ठीक है, उसके बाद व्यू हमारा बेसिकली काम आता है सेटिंग्स, 3D व्यू पोर्ट की सेटिंग्स के लिए।
बेसिकली अगर आपको कैमरा कैसे रोटेट करना है, कैमरे को फिक्स कहाँ करना है, ये आगे की बात है, तो हम आगे देखेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, ब्लेंडर बहुत बड़ा है, आराम से सीखो, थोड़ा टाइम दे के सीखो, हर वीडियो को 2-2 बार देखोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी टूल बार है, अगर मैं टी दबाता हूँ तो इसे हाइड और शो कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो टूल बार है ना, ये आपकी अकॉर्डिंग टू आपके जो 3D व्यू पोर्ट या आपके जो ऑब्जेक्ट के मोड पे डिपेंड करता है। जैसे ऑब्जेक्ट मोड, अभी ऑब्जेक्ट मोड में है, इसमें हमारे पास एडिट मोड भी है। ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पे भी, उसमें कौन कौन से मोड आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे, ये अलग अलग मोड होते हैं। हम सबसे ज़्यादा रहते हैं एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में ज़्यादातर, बाकी सब चीज़ें भी बहुत यूज़फुल है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है इसको यार, रोटेट और स्केल और ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। मतलब हमें अगर पूरी स्क्रीन पे कर्सर घुमाना है, जैसे मैं ये घुमा रहा हूँ, तो वो कैसे घूमेगा। अपने माउस का जो मिडल माउस बटन है, जो स्क्रॉल के बीच में बटन होता है, उसको आप क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करोगे तो आप ऐसे, जैसे मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ वैसे कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ गिज़मो से, मैंने आपको बताया, आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, जैसे गिज़मो से, ठीक है। उसके बाद पैन व्यू कैसे करते हैं। पैन व्यू क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, आपकी स्क्रीन हिलेगी। तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, ठीक है, और मैं अपने मिडल माउस बटन को दबा के इसको रोटेट करता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मेरी स्क्रीन मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं। तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ अपने उस पर और मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के पैन, जूम इन, पैन, जूम आउट, पैन, ऐसे आप, ठीक है। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी हैंडलिंग जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है जो ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट को संभालना, ठीक है। इसमें सेटिंग्स में जाके हम कुछ फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं ताकि अच्छे से इसको संभाल सके। अगर वो आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू और प्रोस्पेक्टिव व्यू। प्रोस्पेक्टिव व्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपकी आइज़ है। जो आपकी आइज़ है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव व्यू पे काम करती है, डिस्टेंस और एंगल देख के चीज़ों का साइज़ और आकार चेंज करती रहती है। तो प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी सेम कुछ इसी की तरह होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस से देखोगे और जो आप एंगल से देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू में ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि वो अपना साइज़ चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और एंगल। फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से, और आप थोड़ा सा आगे गए तो वो बेसिकली आपको पॉइंट ही दिखेगा, जितना आपका आई देख सकते हो उतना ही देख पाएगा। वो आप हल्का सा पास जाओगे तो वो बदल नहीं जाएगा। तो यही होता है ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। अब अगर आपने नमपैड एमुलेटेड कीबोर्ड ऑन कर रखा है, अगर आपके पास नमपैड नहीं है तो आपने यहाँ पे एमुलेटेड नमपैड ऑन कर लेना है, ठीक है। तो एमुलेटेड नमपैड अगर आपका ऑन है तो अगर आप 5 दबाओगे तो ये आप ऑर्थोग्राफिक व्यू आ जाएगा, ठीक है। वापस 5 दबाओगे तो ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू। ज़्यादातर हम पर्सपेक्टिव व्यू में रहते हैं, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, हमें चीज़ों को एक साइड से ही देखना होता है, या तो उस टाइम पे हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू काम आता है। तो नम पैड के 1 अगर हम दबाते हैं तो हम फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक पे, ठीक है। और अगर हम 3 दबाते हैं तो राइट ऑर्थोग्राफिक, और अगर हम 7 दबाते हैं तो टॉप ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था Z एक्सिस, Y एक्सिस, और अगर मुझे जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल बैक ऑर्थोग्राफिक पे, तो क्या करूँगा मैं, आप विंडोज़ पे होगे तो आप कंट्रोल दबा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल 1 से आप कर सकते हो। तो ये हमारा बैक ऑर्थोग्राफिक आ गया। सेम कंट्रोल और 3 दबाओगे तो लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक, कंट्रोल और 7 दबाओगे तो बॉटम ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। तो हम जाके
जैसे हमें बैक ऑर्थोग्राफिक पे यहाँ पे हमने अपना काम किया, उसके बाद हम जैसे ही हल्का सा स्क्रॉल करेंगे अपने माउस व्हील से तो ये वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू ज़्यादातर मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, और बेसिकली ये जब आप एग्जैक्ट फ्रंट और बैक देखना चाहते हो ना किसी चीज़ का, ये तब यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अभी फ्रंट होता है 1 से, ठीक है, और अगर कंट्रोल और 1 दबाऊंगा दोनों एक साथ तो बैक, 3 होता है राइट, कंट्रोल 3 होता है हमारा लेफ़्ट, और कंट्रोल 7 होता है बॉटम, और 7 होता है टॉप। जो ब्लेंडर है उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो उन सब चीज़ों को देखो, किसी किसी को शॉर्टकट नहीं पसंद आते, लेकिन बेसिकली शॉर्टकट बहुत यूज़फुल होते हैं और काम बहुत जल्दी हो जाता है इन शॉर्टकट से। तो मैं यही प्रेफर करूँगा भी आप धीरे धीरे सारे शॉर्टकट्स याद करना शुरू कर दो। मेरे शॉर्टकट अलग हो सकते हैं, आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च करो ब्लेंडर शॉर्टकट, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देखो, क्योंकि विंडोज़ और मैक के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम 1 और कंट्रोल 1 वगैरह से कर रहे थे इसको फ्रंट बैक पे, तो ये हम अगर मेन्यू में से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम व्यू में जाते हैं। ठीक है, व्यू में जाके व्यू पॉइंट पे जाएंगे, कैमरा को अभी हम छोड़ देते हैं, ये टॉप बॉटम फ्रंट बैक आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, और अगर आपको इसके शॉर्टकट कीज़ नहीं पता तो आप व्यू पोर्ट पे जाके यहाँ आपको राइट साइड पे मिल जाएंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो राइट वाला हमारा पैनल है ये क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा सीन कलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे कलेक्शंस हैं। ठीक है, जो सीन कलेक्शन के अंदर एक कलेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हर बेसिकली जब भी हम कोई नई ब्लेंडर की फाइल बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फोल्डर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें अगर नया कलेक्शन बनाना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ सेपरेट रखनी होती है, तो इसलिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक राइट क्लिक करके नया कलेक्शन बनाया और मैंने लिखा मैश, और मैं इसको ड्रैग करके इसमें डाल सकता हूँ, और इसको अगर मैं चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लेंडर के कोई चीज़ हाइड करनी है, तो ये क्यूब हाइड करना है, तो ये आई आपको दिख रही है, मैं आई पे क्लिक करूँगा तो आपको 3D व्यू पोर्ट से वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, 3D व्यू पोर्ट से वो हाइड हो जाएगी। ये जो कैमरा वाला आइकन है वो रेंडर से हाइड करने के लिए है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो ये 3D व्यू पोर्ट से, फॉर एग्जांपल मुझे कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है हाइड करने के लिए, मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, H दबाऊँगा तो वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन H है मेरे में, तो आप अगर ऑल्ट H दबाओगे तो वो अनहाइड हो जाएगी जो चीज़ आपने हाइड करी होगी। ठीक है, अगर आप 2 चीज़ें हाइड करते हो एक साथ ब्लेंडर में, ठीक है, मैंने शिफ्ट दबा के दूसरी को सिलेक्ट किया और यूज़ किया, और अगर आप अब ऑल्ट H करते हो तो आपकी दोनों चीज़ें वापस आएंगी, एक चीज़ नहीं वापस आएगी। अगर आपको एक सिंगल चीज़ वापस चाहिए तो आपको यहाँ पे मैनुअली जाके करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और क्लियर होंगी काफ़ी हद तक। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल के ऊपर। इसके भी शॉर्टकट हैं ये नई कलेक्शन बनाने के, मूव करने के, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, M दबाया, तो मैं किसी भी कलेक्शन में मूव कर सकता हूँ। जो ये मैंने मैश दबाई इसमें मूव हो जाए, कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस आ जाएगा। ठीक है, M4 मूव होता है कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को डालना। लेकिन याद रखिएगा ये शॉर्टकट चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ये चीज़ आप मेन ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे ये शॉर्टकट, एडिट मोड के अलग होंगे। ठीक है, क्यूब पे एडिट मोड आएगा, इस पे नहीं आएगा क्योंकि ये मैश नहीं है, ये कैमरा है हमारा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे जब बनाएंगे उन चीज़ों में। अब हमारा प्रॉपर्टी पैनल कौन सा है, ये वाला एरिया हमारा प्रॉपर्टी पैनल दिखाता है। इस वाले एरिया को हम प्रॉपर्टी पैनल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा है जो सबसे स्टार्टिंग में है, ये टूल्स जो हमने यहाँ पे देखा था सेम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है रेंडर, ये हम धीरे धीरे आगे आगे यूज़ करेंगे, वैसे वैसे देखेंगे। आउटपुट, उसके बाद आता है व्यू लेयर्स, और उसके बाद आता है सीन, उसके बाद आता है वर्ल्ड के बाद आता है कलेक्शन। ठीक है,
तो जो कलेक्शन तक है ना, यहाँ से लेके कलेक्शन तक, ये हमारे जनरल होते हैं, जनरल सेटिंग्स है बेसिकली ये, जो हमारे एंटायर की जो सीन है उसको इफ़ेक्ट कर। उसके बाद जो आते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। मतलब हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं। अब मैं पहले क्यूब सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ क्यूब की ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने वहाँ देखी थी, जो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जेड एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो स्केल एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे आगे चल के देखेंगे। जो ज़्यादा यूज़फुल होंगी, वो कुछ चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं, रेयर यूज़ होती है, पर ज़्यादातर चीज़ें हम इसमें यूज़ करके चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये मॉडिफायर, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मॉडिफायर जो है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टैब है जो मॉडिफायर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आता है पार्टिकल्स। ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, तो ये हो सकेगा तो हम कोर्स के एंड पे देखेंगे पार्टिकल्स प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स की प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा कूल टाइप का टैब है जो ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बेसिकली ये सिमुलेशन बनाता है एनिमेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को क्लॉथ बनाना है, वाटर बनाना है, उनकी फ़िज़िक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है बेसिकली, तो वो ऑटोमेटिकली बिहेव करने लगते हैं जो हमारे मैश होते हैं उस फिज़िक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आगे चल के देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स। बेसिकली ये क्या होता है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो दूसरा भी मूव हो, चाइल्ड बनाना हो या मोशन पाथ हम लगाते हैं उस चीज़, तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा जब हम यूवी मैप्स कवर करेंगे उस टाइम पे हम ये डेटा वाला टैब देखेंगे, और यूवी मैप्स भी उसी टाइम ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल। सो मटेरियल में जैसे हमें अगर किसी चीज़ को पेंट करना हो, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, या कोई हमने मैश बनाया है उसको एक अलग अलग कलर देने हो, हमने घर बनाया उसके टॉप को एक अलग कलर, बॉटम को एक अलग कलर, तो वो सब चीज़ें हम मटेरियल से करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया टेक्सचर हम तब देखेंगे जब हम टेक्सचर पेंटिंग करेंगे, तो ये काफ़ी इजी है। तो उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, हमारी टाइमलाइन, जहाँ पे हमारी एनिमेशन प्ले होती है। यहाँ हमारे पास नॉर्मल बटन है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले, पोज के, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ऑटो कीइंग क्या होता है, तो जब हम एनिमेशन करेंगे तब ये चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे फ्रेम्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ आउटपुट में देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्रेम रेट मिलेंगे 24। अगर हम बेसिकली PS5 जो है वो 60 फ्रेम रेट यूज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। नॉर्मल गेम जो कंसोल्स होते हैं वो 30 यूज़ करते हैं, मूवीज़ वगैरह के लिए 25-24 चल जाते हैं, तो हम 25 यूज़ करेंगे। बेसिकली 25 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 25 का मतलब है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ 25 यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ 150 फ्रेम्स तक की वीडियो बनाते हैं, तो वो कितने फ्रेम हो गए हमारे, कितने सेकंड्स की वीडियो हो गई, 25 फ्रेम्स पर सेकंड है, तो इस हिसाब से हमारे 6 सेकंड की वीडियो हो गई वो। अगर हम 100 सेकंड पे मतलब 100 फ्रेम पे आते हैं, तो हमारी 4 सेकंड की वीडियो हो गई। तो इस फ्रेम्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वीडियोस बनानी पड़ती हैं। ये एनिमेशन के बारे में हम तब देखेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये डॉप शीट वगैरह, ये हम तब देखेंगे जब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू आ गया होगा भी कैसा होता है ब्लेंडर का व्यू, कहाँ से क्या चीज़ है, अगर हाइड हो जाए या कोई चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपको कैसे, कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से नहीं,
ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही था अभी आपको फैमिलियर कर दूँ ब्लेंडर के जो वर्क स्पेस है उससे। अब हमें खुद का वर्क स्पेस बना। अब वर्क स्पेस क्या होता है? बेसिकली जो काम करने के लिए हमें जगह मिलती है उसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं। अब वर्क स्पेस हर चीज़ों का अलग अलग होता है। अगर मुझे इस पर कोई इमेज लगानी है, इस क्यूब पे टेक्सचर लगाना है बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूवी एडिटिंग में जाऊँगा। तो ये देखो मेरा यूवी एडिटिंग का अलग वर्क स्पेस है। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं यहाँ भी पॉसिबल कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और जो बाकी सारे वर्क स्पेस है वो भी यही काम करते हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं यूवी एडिटर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मुझे एडिट मोड में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे हमारे पास बना बनाया मिल जाता है वही वर्क स्पेस, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे भी नीचे इसको 2 भागों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, ये आपको ऊपर प्लस का साइन दिख रहा है, जहाँ पे मैं एरो दिख रहा हूँ किस हिसाब से आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा तो मैं एक बेसिकली नया पैनल बना सकता हूँ। सेम ऐसे यहाँ भी मैं जितने चाहूँ उतने पैनल बना सकता हूँ, ठीक है। बट याद रखें, अगर मैं इस फाइल को ऐसे सेव करूँगा तो ये पैनल्स भी इसके साथ ऐसे ही सेव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये पैनल्स ऐसे सेव ना हो, ये हर बार आपको अलग से सेव करें, तो ये लोड यूआई वाला चेक बॉक्स हटा देना। तो जब भी आपकी फाइल ओपन होगी तो वो जैसे जनरल हमारा लेआउट खुलता है वैसे ही खुलेगा। अगर इन सब चीज़ों को हटाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, देखिए हाईलाइट हो गया, ये गया चला, इसको ऐसे इसके ऊपर ले जाऊँगा, ये प्लस का साइन आया, हाईलाइट हुआ गया, प्लस का साइन आया, हाईलाइट हुआ गया। अब मुझे इसको भी करना है, प्लस का साइन आया, ऊपर किया, हाईलाइट हुआ गया। कुछ इस तरह से आप अपना वर्क स्पेस बना सकते हो। ये बहुत सारे वर्क स्पेस बनाए हुए पहले से पड़े हैं, मॉडलिंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए, यूवी एडिटिंग के लिए, टेक्सचर पेंटिंग के लिए, शेडिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, रेंडरिंग के लिए, कंपोजिशन के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको ऊपर चीज़ें मिलेंगी, जो आपकी जनरल वर्क स्पेस है वो ये है, जो एनिमेशन के लिए ये है, स्क्रिप्टिंग के लिए ये है और डेटा के लिए ये है, ठीक है। ये सब आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये खोला, अब यहाँ पे मुझे मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सचर नोड एडिट करने हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पे एनिमेशन की डॉप शीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरी एनिमेशन की डॉप शीट मिल जाएगी। और अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं नॉर्मली इसको ड्रैग करूँगा, वो हट जाएगा, ठीक है। आप अपना वर्क स्पेस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ प्लस पे क्लिक करो, जनरल पे जाके कोई एक टेम्पलेट ले लो जो आपको टेम्पलेट पसंद आएगी, एनिमेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, यहाँ पे नाम चेंज करो टेम्पलेट का, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे, ठीक है। अब इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ डॉप शीट है हमारे पास, तो यूवी एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो आप चाहो तो ऐसे अपने कस्टम जो है वर्क स्पेस बना सकते हैं। पर याद रखिए, ये कस्टम वर्क स्पेस सिर्फ आपकी इसी फाइल के साथ रहेंगे, नेक्स्ट फाइल के साथ नहीं जाएंगे, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इस फाइल को ऐसे सेव करोगे, ऐसे ओपन करोगे तो आपको ये वर्क स्पेस मिल जाएगा। अगर आप किसी और फाइल में ये वर्क स्पेस ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा। आप कोई नई फाइल बनाते हो जनरल तो नहीं। हाँ, एक तरीका है, अगर आप फाइल पे जाके डिफ़ॉल्ट पे जाके सेव स्टार्टअप फाइल पे क्लिक कर दोगे तो डिफ़ॉल्ट जब भी आप ब्लेंडर में कोई नई जनरल फाइल बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह का वर्क स्पेस मिल सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और मैं कोशिश करूँगा हर 1 से 2 दिन में मैं एक टॉपिक की वीडियो तो डाल ही दूँ। तो नेक्स्ट हमारा हम स्टार्ट करने वाले हैं मैश के ऊपर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहें और सिखाते रहें। जय हिंद।